हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। टर्म 2 एग्जाम में बेटा इसका कुछ डिलीटेड पोर्शन हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। नर्वस सिस्टम केवल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसमें हमारे दूसरे नर्वस सिस्टम भी होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करती है। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में से हट चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन में बेटा हमारा इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और न्यूरॉन्स, नाउ स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे क्योंकि न्यूरॉन्स से रिलेटेड ही टॉपिक को हमें आज की क्लास में कवर करना है। उसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ईयर, आईज, टंग, इन को भी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर इज, ये देखिए बेटा, सबसे पहले भाई पहली बात तो मुझे ये बताइए कि हमारे नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम होता क्या है, हमें इसे क्या लेना देना है। हमें अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी न्यूरॉन्स की मदद से होती हैं। न्यूरॉन्स वहाँ पे सिग्नल पहुँचाते हैं तो बॉडी मूव करती है। कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट ऐसी हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट की अगर बात करूँ, कुछ गर्म लगता है एकदम से हम अपना हाथ हटा लेते हैं तो वो भी बेटा न्यूरॉन ही वो सिग्नल लेकर के आता है। सो न्यूरॉन ऐसा क्या करता है, क्या है वो सिग्नल्स। वी ऑल नो इट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, बट हाउ, व्हाई इलेक्ट्रिकल, क्यों केमिकल, क्यों है ये, कैसे ये जनरेट करते हैं, कैसे ये पहुंचाते हैं आगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। इसमें आपके कितने तरीके के नर्वस सिस्टम है। देन बेटा वी विल टॉक अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स, उन सबका फंक्शन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नाउ दिस इज टुडेज टॉपिक जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और वो कंडक्ट कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे छुआ तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे छुआ है भाई किसी ने, तो यहाँ पे न्यूरॉन में कुछ तो आया, टच आया, वो स्टिमुलस आया, तो उसको मिली एक इम्पल्स। अब उसने वो कैसे जनरेट किया, उसने वो एक न्यूरॉन से दूसरे, तीसरे, चौथे, सारे न्यूरॉन्स तक पहुंचाया, तो वो कंडक्ट कैसे कर रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग टुडे। तो बेटा सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नर्वस सिस्टम, ये हमें यहाँ पे समझना है। सो देखिए सिंपल सी बात है, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स interact and complement, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का काम, फंक्शन ऑफ वन अनदर, इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। सो हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी को चीज को देखा या मैंने किसी चीज को सुना, तो दैट इज द स्टिमुलाई। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अगर मैंने किसी को देखा तो मेरी आंख इज द सेंस ऑर्गन, अगर मैंने किसी को सुना मेरे कान है सेंस ऑर्गन, अगर मैंने टच फील किया, कोई चुभा, कोई लगा, तो मेरी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन ने स्टिमुलस को रिसीव किया, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा तेज लगी, हल्की लगी, तेज चुभा, कम चुभा, जिसको देखा वो कौन है, जो आवाज सुनी वो किसकी थी, हम उसको दिमाग में सोचते हैं। यानी कि वो सारी जो इम्पल्स वहां पे जनरेट हुई, वहां पे एक सिग्नल बना, वो बेटा पहुंचता है मेरे स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन के पास। मेरा ब्रेन उसको एनालाइज करता है। मेरे ब्रेन के फोर ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो चीजों को डिटेक्ट करता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करता है, एंड देन इट सेंड्स द सिग्नल्स, और जो हमें फिर फाइनली पता लगता है, रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो ये सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। सो नाउ देयर आर 2 थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें इस लेक्चर में जानना है।
होते हैं बेटा न्यूरॉन्स. सो आवर इंटायर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब हमारा क्या है? दीज आर द न्यूरॉन्स. इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स बेटा, इट इज द दैट सेल जो कि जेनरेट कर रहा है और कंडक्ट कर रहा है इंपल्सेस. दैट सेल which generates and conduct impulses. Now कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो इन न्यूरॉन्स की मदद करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं द न्यूरोग्लिया. अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो बेटा कमेंट्स में जरूर बताइएगा. ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं, दीज आर दो सेल्स जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जो कि न्यूरॉन्स की इंसुलेशन कर रहे हैं, जो खराब है उसको रिस्टोर करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं. सो जो रिपेयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सारा काम एक्सेट्रा आपका न्यूरोग्लिया करता है. ठीक है, चलिए अब कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं. सबसे पहले ये किस में डेवलप हुआ. सो वी विल रीड द एनसीईआरटी. बेटा एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. नाउ द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर नोन एज न्यूरॉन्स. ये ही डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. तो स्टिमुलाई को रिसीव किया, उसको ट्रांसमिट किया, पोटेंशियल जनरेट किया, उसको पहुंचाया, जहां पे गया वहां पे डिटेक्ट हुआ, ये सारी चीजें न्यूरॉन करती है. नर्वस सिस्टम बेटा बड़ा सिंपल होता है. अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूं, यहां पे अगर मैं हाइड्रा की बात करती हूं, सो लेट मी राइट, हाइड्रा इज द फर्स्ट एनिमल एंड बेसिकली किस में आता है? सीलेंट्रेटा में. हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है. तो सबसे पहले पॉरीफेरा होते हैं, देन बेटा उसके बाद सीलेंट्रेटा होते हैं, फिर टीनोफोरा होता है. तो जो सीलेंट्रेटा है, जिसे नाइडेरियंस भी कहते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा, इनमें बेटा सबसे पहले आपका आया द नर्वस सिस्टम. अब ये किस तरीके से आया? इट इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में था. ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं है. इनफैक्ट मैं यहां पे अगर बात करूं तो मैं यहां पे नर्वस सिस्टम नहीं लिखूंगी. क्यों? क्योंकि बेटा इनिशियली तो आपका ऑर्गन सिस्टम तो लेट आता है. पहले तो यहां पे आपके ऑर्गन्स भी नहीं बने हैं अभी तक, तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि सिंपलेस्ट है. देन अगर मैं बात करूं, यहां पे देयर इज नो ऑर्गन्स, नो टिश्यू, सॉरी देयर इज अ टिश्यू. तो पॉरीफेरा में आपका सेल्यूलर लेवल होता है, उसके बाद सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल है. लेकिन इन टिश्यूज ने अभी तक ऑर्गन नहीं बनाया, ऑर्गन ने अभी तक सिस्टम नहीं बनाया, इसलिए मैं वहां पे सिस्टम नहीं लग रही. तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है. कैसा है? कुछ नेटवर्क है न्यूरॉन्स का. आगे देखेंगे बेटा, इट इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन द इंसेक्ट्स. अगर मैं यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात करती हूं, सो इंसेक्ट्स इज द फर्स्ट एनिमल जिसके पास ब्रेन आया. सबसे पहले ब्रेन इनके पास आया. अगर मैं बात करूं, ब्रेन इज द प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज. सो इंसेक्ट बेटा आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इनके पास बहुत ही सिंपल टाइप का ब्रेन है. तो ब्रेन कैसा होता है, जिसको एक्चुअली हम गैंग्लियन कहते हैं. सो व्हाट इज अ गैंग्लिया? गैंग्लिया इज अ प्लूरल, गैंग्लियन इज अ सिंगुलर. It is nothing but the group of cell body. So we all know कि न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसे आप साइटोन कहते हैं, और उसमें एक एक्सॉन होता है. तो अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे ये ब्रेन है. तो यहाँ पे इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी. इस तरीके का आपका यहाँ पे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है. नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले किसमें आया? प्रॉपर सिस्टम. डेवलप होना किसमें शुरू हुआ?
दैट इज प्लैटीहेलमिंथस। तो ये आपको याद रखना है। 3 चीज, सबसे पहले हाइड्रा में सबसे पहले शुरुआत हुई, बिल्कुल सिंपल था, कुछ गुच्छे थे न्यूरॉन के। उसके बाद आपका प्लैटीहेलमिंथस में सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुआ। देन बेटा अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं, सबसे पहले उनके पास ब्रेन आया, विच वॉज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ साइटोन विच इज द गैंजिलिया। ठीक है, चलिए ये हमारी यहाँ पे बात हुई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो देखिए बेटा बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पे तो आपको रीड करके समझ आएगा, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। सो द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, और अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे नर्व्स आती हैं। अच्छा देखिए 2 चीज हैं, एक तो गैंजिलिया है, गैंजिलिया इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन, नर्व्स क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। तो यहाँ पे नर्व्स आती हैं। अब बेटा ये जो नर्व्स होती हैं ये 2 तरीके की नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड और हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो कि क्रेनियल से आ रही है। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और यही बेटा साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की और कंट्रोल करता है। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये बेटा कंप्राइज करता है सारी नर्व्स को, जिसको हम ब्रेन नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, तो यहाँ पे ब्रेन से आने वाली ये बेटा आपकी क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना। अब इसको 2 तरीके से भी बोल सकते हैं, एक को कह सकते हैं एफरेंट फाइबर्स, एक को कह सकते हैं इफरेंट फाइबर्स। बिल्कुल सिंपल है, एफरेंट मतलब जो लेकर के आ रहा है, इफरेंट मतलब जो लेकर के जा रहा है। सो द एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यूज, तो ये ले करके आ रहा है सिग्नल को। सो एफरेंट क्या करता है, इंपल्सेस को टिश्यू से या ऑर्गन से लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकर के आता है, और जो भी प्रोसेस हुआ फिर जो रिएक्शन हमें भेजना है वो बेटा इफरेंट फाइबर्स लेकर के आते हैं, फिर वो वापस ऑर्गन्स में जाते हैं एंड दी ऑर्गन्स रिएक्ट, चाहे वो हमारी मसल्स हैं, मसल को मूवमेंट दिखानी है, बॉडी का अगर इंटरनल ऑर्गन है उसको कुछ सिक्रीशन करनी है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स विच इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए बेटा सबसे पहले सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे, तो ये रिले करता है इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स। तो बेसिकली क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, दीज आर द स्ट्रिएटेड मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट दिखाती है। तो मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ जो मैं लिख रही हूँ वही मैं बोल रही हूँ। तो ये बेटा जो रिले कर रहा है, जो मेरे ये जो मेरे स्केलेटल मसल्स और बीच में जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग में ये बीच में जो काम कर रहा है, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस देखता है। सडन जैसे हमारी बॉडी में इंस्टेंट कोई ऑटोनॉमस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, अगर हमारी बॉडी में एक्टिविटी तेज होती है तो उसमें हमारा सिंपैथिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, और अगर हमारी एक्टिविटी स्लो होती है इट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। So, the autonomous nervous system is divided into sympathetic nervous system. ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, और पैरासिम्पैथेटिक जो कि एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए देन बेटा द विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम यही आपका जो इनवॉलेंट्री और विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पे जो जा रहा है। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारी जो चीजें हैं बेटा, it is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerve, ganglia, ये सब कुछ बेटा इसके अंदर है। तो गैंग्लिया क्या है, अगेन द ग्रुप ऑफ साइटोन, नर्व्स बेटा द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। ना यहाँ पे आज सर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस वो याद रखिएगा हाइड्रा, प्लैटीहेलमिंथस और इंसेक्ट्स का। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है जो कि टर्म 2 एग्जाम डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दैट इज द न्यूरॉन। सो व्हाट इज अ न्यूरॉन। सो देखिए बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप सभी छोटी क्लासेस में पढ़ के सीख चुके हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक बार बनाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से
अब मैंने यहाँ पे एक जनरल डायग्राम बनाया है। देखिए बेटा, ये बहुत ई फायर जैसा लग रहा है ना, लेकिन कोई नहीं, इसको आराम से समझेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस इज दी साइटोन। तो दिस पार्ट, इसको हम साइटोन कहते हैं, सोमा कहते हैं, और इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये जो हमारी इसमें से प्रोसेसेस निकल रही है, ये फाइबर जैसे निकल रहे हैं, ब्रांचिंग हो रही है, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। दिस पार्ट इज द एक्सॉन। एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म कहते हैं। यहां से मेरी एक्सॉन की एंडिंग्स आ रही हैं, एंडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। चलिए बेटा, यहां पे डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में, ये पूरे डेंड्राइट्स में भी होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, कुछ दानेदार सी चीजें प्रेजेंट हैं, तो इसको हम निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अब बेसिकली ये होते क्या है, दीज आर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। चलिए नाउ दिस पार्ट, इधर जहां से ये नेक है, मैं कह सकती हूँ, जो उसको जस्ट टच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं दी एक्सॉन हिलॉक। बेटा यहीं पे इंपल्स आपकी जनरेट होती है, ठीक है ना। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है, तो मैं यहां से इसमें कवरिंग बनाती हूं। अब ये कवरिंग किसकी होती है, दिस इज ऑफ माइलिन शीथ। जरूरी नहीं है कि सब में माइलिन शीथ होगा, जिनमें माइलिन शीथ होती है उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो बेटा क्या करता है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। देखिए जो इंपल्सेस है वो क्विक होनी चाहिए और वो तेजी से जानी चाहिए। तो जो इंपल्सेस है वो फुदक फुदक कर जंप करके चलती है। अगर आपको मैं बोलूं आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, आप या तो चल के जाइए, आप या तो दौड़ के जाइए, या बेटा आप छलांग लगा करके जाओ। तो जब आप छलांग लगा करके जाओगे तो आप बहुत जल्दी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लोगे। तो जो नर्व इंपल्स है वो ऐसे छलांग लगा के फुदक फुदक करके चलती है। तो यहां पे बेटा इस तरीके के सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। एंड ये बेटा क्या करते हैं, लेट्स सपोज, सो इट प्रोड्यूसेस, रादर इट नॉट प्रोड्यूसेस, ये सिक्रीट करता है एक स्फिंगोलिपिड जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इसे कहते हैं दी माइलिन शीट, ठीक है। अब जहां जहां पे ये नहीं है प्रेजेंट, बीच बीच वाला पार्ट, इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। चलिए अब एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। सो देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। These are the dendrites, ये मेरे निसल ग्रैन्यूल्स हैं। This is the nucleus, ये ऊपर सेल बॉडी, ये मेरा हो गया एक्सॉन का हिलॉक। ये बेटा जो मेरे यहाँ पे हैं, ये अंदर वाले, these are the Schwann cells, और यहाँ पे ये जो बना रहे हैं that is the myelin sheath. This is the axon जो अंदर जा रहा है, येलो वाला, nodes of Ranvier जहाँ पे बीच बीच में नहीं प्रेजेंट। Now लास्ट में मेरे ये एक्सॉन की पूरी एंडिंग्स हो गई। अब एक्सॉन की एंडिंग में अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे देखती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज वन ऑफ द एंडिंग, तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से, इनफैक्ट इसको मैं दोबारा बनाती हूँ, इस तरीके से एक नॉब होता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब व्हाई इट इज साइनेप्टिक बेटा, एक न्यूरॉन यहां से लेकर यहां तक तो नहीं जा रहा ना जो सारे सिग्नल को लेकर के चलाएगा, देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, और ये बेटा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को पहुंचाता है। तो मान लीजिए अगला न्यूरॉन यहाँ पे, यानी अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे है, और ये बेटा इसका एक्सॉन का एंडिंग है।
तो यहां पे बीच में मेरा क्या है, ये एक ज्वाइन कर रहा है यहां पे, दिस इज द साइनेप्स, ठीक है। सो द टू न्यूरॉन्स दे ज्वाइन, दैट इज द साइनेप्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे, या तो बेटा जैसे कि बीच में कभी कभी एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल यानी कि कंटिन्यूस फ्लो में है, जो यहाँ पे एक चार्ज की वजह से जो एक करंट सा दौड़ा है, वो करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करंट दौड़ता रहेगा, लेकिन जब बीच में गैप हो जाएगा तो ऑब्वियसली करंट ब्रेक हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं किसी वायर को काट दूं बीच में से तो करंट मेरा आगे ट्रैवल थोड़ी कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में उसको केमिकल सिनेप्सिस कहते हैं, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होती हैं। सो वो बेटा कहाँ से होंगे, यहाँ पे एक्चुअली देयर आर दीज वेसिकल्स, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इसको आप ज्यादा जोर मत लगाइए, पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को समझेंगे, देन बेटा मैं आपको समझाऊंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, क्या मतलब है सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का, क्या मतलब है आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। वी विल टॉक अबाउट दिस, बट पहले ये जानिए कि यहाँ पे ये जो नॉब्स हैं, यहाँ पे कुछ अंदर इसके वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। These are some chemicals, ये कुछ केमिकल्स हैं जो यहाँ से निकलेंगे और ये कंटिन्यूटी बनाएंगे उस इम्पल्स की, ठीक है। अब एग्जाम्पल योर एसिटाइलकोलाइन। चलिए अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से पढ़ना है कि कंडक्शन कैसे होगा, जनरेशन कैसे होगा। पहले तो जनरेट करना है, इम्पल्स को जनरेट करना है, फिर उसे कंडक्ट करना है। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसने छुआ है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने मारा, अब इधर मारा तो इधर फील हुआ ना कि मारा है, तभी तो मेरे को पता है ना कि किसी ने मारा। तो जैसे ही मारा होगा वो सिग्नल पहुंचाया होगा और मेरे दिमाग ने उसको प्रोसेस किया होगा। सो दैट इज द स्टिमुलाई। वो बेटा स्टिमुलाई कुछ अमाउंट का यहाँ पे होना चाहिए, और अगर ये कुछ अमाउंट का होगा तो यहाँ पे ये इम्पल्स को जनरेट करेगा। अगर हल्का सा छुआ पता ही नहीं चला तो ऐसा वो कुछ इम्पल्स को जनरेट नहीं करेगा। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, बट ये होगा कैसे, उसके लिए हमें समझना होगा एक्सॉन के अंदर और बाहर की कहानी। सो देखिए बेटा यहां से अब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो यहां पे बेटा केमिकल इलेक्ट्रिकल दोनों है, दोनों ही यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी हो रही है। तो ये जो इम्पल्स है इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। ये कैसी है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स है। अब देखिए मान लीजिए बेटा ये आपका एक्सॉन है, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन, ये अंदर वाला दिस इज द एक्सोप्लाज्म एंड दिस इज द एक्सोलेमा। अब ये बेसिकली होता कैसे है बेटा, ये भी तो सेल ही है और बाइलिपिड लेयर यहाँ पे होगी। सो यहाँ पे बाइलिपिड लेयर होगी, यस और नो। देयर माइट बी सम प्रोटीन्स, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। ये बेटा चीजों को अंदर बाहर जाने में मदद करेंगे। अगर ये एटीपी यूज कर रहे हैं तो इनको हम पंप कह देंगे, अगर ये एटीपी यूज नहीं कर रहे तो ये चैनल प्रोटीन्स हैं। सो दीज आर सम इंटीग्रल प्रोटीन जो कि आयंस का चैनल बनते हैं, आयंस को मूव कराते हैं। या तो ये पैसिव यानी कि एटीपी का यूज नहीं करेंगे, और अगर ये एटीपी का यूज करेंगे उसको हम पंप कह देते हैं। ये भी ऐसी मेम्ब्रेन है भाई, दोनों ही ऐसी मेम्ब्रेन है। तो अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको मैं क्या कह सकती हूं, दिस इनसाइड फ्लूइड इज ICF which is इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। और बाहर का जो फ्लूइड होता है दैट इज द ECF which is एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। अब सारी चीजें हमें इसको ही समझनी है
बेटा इसी एक्सॉन के अंदर से इंपल्स जाएगी, है ना, इसी इंपल्स के अंदर से इंपल्स आपकी जाएगी। तो ये कैसे जनरेट होगी, ये बाहर कोई फ्लूइड होगा, इसके अंदर कोई फ्लूइड है। अब यहां पे देखिए बेसिकली कैसा होता है, ये दिस इज द ICF, दीज आर द ECF। अंदर बेटा आपके कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। अंदर पोटेशियम होता है, सोडियम आयन भी होता है, विच बोथ गिविंग पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पोटेशियम आयन बेटा ज्यादा होते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे बात करूं तो ये 25 टाइम्स, 20 से 25 टाइम अंदर पोटेशियम ज्यादा है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर भी सोडियम है, बाहर भी पोटेशियम है, लेकिन बाहर बेटा सोडियम ज्यादा होता है। तो दिस इज अराउंड 11 to 14 टाइम्स मोर। ध्यान से सुनिएगा। अब अंदर मेरा पॉजिटिव है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम काफी ज्यादा है। बाहर मेरा सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम काफी ज्यादा है। अंदर मेरे कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं। मैंने कहा था यहां पे कुछ आपके चैनल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं, ये अलाउ करते हैं इन आयंस की मूवमेंट को। सो 3 तरीके के होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूं, एक जो कि सोडियम को अलाउ करेगा, एक जो कि पोटेशियम को अलाउ करेगा, एक बेटा जो ATP खर्च करेगा, तो उसको मैंने पंप प्रोटीन कह दिया। एंड ये सोडियम पोटेशियम पंप की हम यहां पे बात करेंगे। और भी होते हैं मेम्ब्रेन में, क्लोरीन का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है, सबका होता है, हमने पढ़ा है। लेकिन अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम की। सो इन्हीं मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन्स हैं, सम अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोडियम, सम अलाउ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, सम अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोथ। एक एक्सचेंज होता है, लेकिन वो ATP खर्च करता है, उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। अब जेनरली क्या होता है, जनरली व्हेन नथिंग हैज हैपेंड, किसी ने नहीं छुआ, कुछ नहीं जला, कुछ नहीं लगा, किसने नहीं मारा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, एब्सोल्युटली नो स्टिमुलस। जब बेटा कोई स्टिमुलस नहीं होता, व्हेन नो स्टिमुलस, उस टाइम पे आपका पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। पोटेशियम का इफ्लक्स बोले तो इफ्लक्स बाहर जाता है। पोटेशियम चैनल्स खुले रहते हैं और ये बेटा बाहर जा सकता है इस तरीके से। सो व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, ये बेटा पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। मैं एक बार यहां पे लिख देती हूं, पर आगे याद रखेंगे, आउट, इट इज गोइंग आउट freely without any use of ATP. It is a passive movement. लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ सकता, सोडियम का इनफ्लक्स नहीं है। अब जब बेटा ये पोटेशियम यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है, तो होता क्या है, जब पोटेशियम दोनों साइड से बाहर जा रहा है, अब मैं इसको अगर यहां बनाऊंगी तो लेट्स सपोज दिस पोटेशियम इज मूविंग आउट, दिस पोटेशियम इज मूविंग आउट। अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, सो अंदर मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और बाहर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। This condition is known as the polarized state. इतना समझो पहले
क्या बोला मैंने आपको एक चीज बोली कि ये मेरा एक एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर मेरा पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पॉजिटिव पोटेशियम आयन है। तो नॉर्मली बेटा जब कोई स्टिमुलस नहीं है ये पोटेशियम आयन ना बाहर जाता रहता है, अंदर सोडियम नहीं आ पाता। जब पोटेशियम आयन बाहर जा पाता है तो अंदर मेरा नेगेटिव चार्ज रहता है, बाहर पॉजिटिव रहता है। और इस स्टेज को मैं कहती हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लूं और अगर मैं चेक करूं कि ये कितना पोटेंशियल है, तो इट इज अराउंड -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। यहाँ पे अंदर -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसको मैं कहती हूं द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन potential which is the RMP. So now if you know, अब तक आपने क्या समझा, the RMP is the resting membrane potential which is -70 millivolt potential difference। ये जब कोई स्टिमुलस नहीं आया, ये नॉर्मल मेरी कंडीशन है। इस कंडीशन को हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द पोलराइज स्टेट, ठीक है। चलिए अब यहां पे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स के लिए ये बेसिक चीज पहले आपको समझनी थी। अब बेटा ये कंडक्शन छोड़ो, चलो ट्रैवल हो रहा है, पहले जनरेट तो होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा ये समझना है। तो यही चैनल प्रोटीन्स इसको मूव करने में मदद करते हैं। तो यहां पे हमें समझना है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। मतलब यहां पे बेटा अभी सोडियम के लिए इम्परमिएबल था, मैं लिख भी देती हूं, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है जब सब कुछ कोई स्टिमुलाई नहीं है, लेकिन पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी है। ये परमिएबिलिटी चेंज होती रहती है। सोडियम के लिए परमिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी जब स्टिमुलस आएगा, बट वो भी कुछ सेकंड का होगा। फिर बेटा आपका पोटेशियम की परमिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके हिसाब से इन्हीं की वजह से जो परमिएबिलिटी में चेंजेस आते हैं, एक जनरेशन होता है इंपल्स का और फिर वो कंडक्ट होती है, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द अलग अलग तरीके जिससे ये परमिएबिलिटी में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला यहां पे सोडियम चैनल्स। तो सोडियम चैनल बेटा क्या है? सोडियम चैनल क्या करता है? सोडियम चैनल आपका जब ओपन होगा, व्हेन ओपन, इट विल अलाउ सोडियम का इनफ्लक्स पैसिवली, बिल्कुल पैसिवली मूवमेंट होगी सोडियम की। दूसरा है मेरा यहाँ पे पोटेशियम चैनल। तो ये सब आयन चैनल है जो परमिएबिलिटी देखता है। पोटेशियम चैनल क्या होगा बेटा? व्हेन देयर इज नो स्टिमुलाई, सो हियर व्हेन देयर इज नो स्टिमुलाई, इस समय में आपका पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स रहता है, पोटेशियम बाहर जाता है और इस टाइम पे आपका -70 मिलीवोल्ट अंदर होता है इन दी एक्सोप्लाज्म। तीसरे मेरे होते हैं बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ व्हाट इज दिस सोडियम पोटेशियम पंप? अब ध्यान से सुनिएगा। जिस समय मेरा ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, जब पोटेशियम बाहर जाता है तो मेरा क्या हुआ? अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, ठीक है। इस टाइम पे मेरा -70 मिलीवोल्ट है। अब एक समय ऐसा होगा जब सोडियम भी अंदर आएगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा जब चेंज होगा। अच्छा चलिए, ये -70 मिलीवोल्ट है। अब अगर ये बाहर जाता रहा, इफ मोर पोटेशियम इफ्लक्स होता रहा,
तो बेटा ये क्या होगा, ये -70 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट हो सकता है। मतलब अगर मेरा पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है तो एक समय में मेरा अंदर का पोटेंशियल, मतलब ये मेरा बाहर जाता जा रहा है, एक समय में मेरा अंदर का पोटेंशियल -90 वोल्ट हो जाएगा। ये बेटा ये आपका होगा दी हाइपर पोलराइज स्टेट। तो यहाँ पे देखेंगे जब मेरी -70 मिलीवोल्ट है, इसे हम कहते हैं दी पोलराइज स्टेट। ठीक है, अब अगर मेरा ये और जाता गया, ठीक है, जैसे व्हेन देयर इज नो स्टिमुलाई, तो मेरा -90 वोल्ट है। लेट्स सपोज इफ अगर ये ओपन ही है तो ये बेटा -90 मिली वोल्ट तक पहुंचता है। और इसको हमने बोला हाइपर पोलराइज स्टेट। अब एक समय ऐसा आएगा जो मैं बोलूंगी कि यार सारा पोटेशियम तो मेरा बाहर चला गया, लेकिन मुझे तो उसको अंदर लाना है। भाई जब सारा पोटेशियम बाहर चला गया, -70 से -90 हो गया, वो तभी हुआ ना जब सारा पोटेशियम मेरा बाहर जाता जा रहा है। पहले मेरा -70 था। चलिए मैं बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, मैं भी लिखवाऊंगी भी आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो ये मेरा अंदर -70 है, ये जाता जा रहा है तो मेरा ये -90 तक पहुंच गया, लेकिन मेरे को तो इतना नहीं करना ना, मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो -70 है। मेरे को तो बेटा अब इस पोटेशियम को अंदर भी लाना होगा, तो उसे मेंटेन कौन करेगा? सो पोटेशियम और ये जो पंप है ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है -70 मिलीवोल्ट। कैसे? देखिए बेटा, जब 3 सोडियम आउट होंगे, इसका इफ्लक्स होगा, तब आपके 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा। बोले तो मान लो ये चैनल प्रोटीन्स है, ठीक है, यानी कि मुझे पोटेशियम को अंदर लाना है, तो मैं 2 पोटेशियम को अगर अंदर लेकर के आती हूं, इसके बदले में अंदर से बाहर मुझे 3 सोडियम आयंस को करना होगा। और इस प्रोसेस में मेरा यहां पे एक एटीपी का इस्तेमाल होगा, 1 ATP विल बी यूज्ड, तब जाकर मैं कहूंगी कि -70 विल बी मेंटेन्ड। अब सारी चीजें समझ है? तो मेरे को लगा अब मेरे को क्या क्या पता है अभी तक। मुझे पता है कि चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा तो पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, -70 रेस्टिंग पोटेंशियल है, लेकिन पोटेशियम बाहर जा रहा है, इट कैन मूव टू हाइपर पोलराइज स्टेट -90 मिलीवोल्ट तक। लेकिन मुझे सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, उस पोटेशियम को अंदर लाता है सो दैट मेरा -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहे। तो ये मेरा एक एटीपी खर्च करता है। तो अंदर तो सोडियम भी है, अंदर तो भैया सोडियम भी है, पोटेशियम भी है ना, तो कुछ सोडियम को बाहर भेज दूंगी तो बाहर का कुछ सोडियम पोटेशियम को मैं अंदर ले आऊंगी। ठीक है, चलिए सोडियम चैनल्स कब ओपन होते हैं ये भी अभी हम देखेंगे, लेकिन जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये भी पैसिव मूवमेंट है, कोई पंप नहीं है, ये सोडियम का इनफ्लक्स कराएगा। भाई सोडियम को बाहर भेज रही हो तो कहीं ना कहीं मेरा किसी ना किसी स्टेप में सोडियम अंदर भी आता होना चाहिए ना, ताकि कंपनसेशन हो सके। तो ये जब चैनल्स ओपन होंगे तब मेरा सोडियम अंदर होगा। दीज 3 चैनल प्रोटीन्स ये बेटा मेंटेन करते हैं आपकी the membrane potential. It changes -70, -90, it goes to 0, it goes to +40. ये कैसे करेंगे हम देखेंगे, but these channels are responsible for changes in the membrane permeability. ठीक है, चलिए अब तक हमने बेसिक समझा कि होता क्या है जनरली, बेसिक रेस्ट में क्या है, किन के थ्रू मूवमेंट होती है। अब देखेंगे कि कैसे जनरेट हुआ और कंडक्ट हुआ। ठीक है, चलिए यहां इस तरीके से अब आप यहां पे लिखेंगे। तो नाउ लेट मी राइट द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मेरी पहली कंडीशन क्या होगी, पहले तो भाई कुछ नहीं आया, पोलराइज स्टेट है, यानी कि मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस टाइम,
शुरुआत से बता रही हूँ, इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लिखेंगे और जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी उसको ड्रॉ भी करेंगे, देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। चलिए अब देखिए, अभी तक कोई स्टिमुलाई नहीं आया, किसी ने नहीं छुआ, किसी ने नहीं मारा, कुछ गर्म नहीं लगा, कुछ चुभा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारी बॉडी में, किसी भी सेंस ऑर्गन्स ने कुछ भी स्टिमुलाई को नहीं रिसीव किया। इस टाइम पे पोलराइज स्टेट होगी, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। तो ये बेटा किस तरीके से होता है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी हियर देयर इज नो स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नहीं है, तो अभी सोडियम के लिए सोडियम चैनल्स बंद हैं, यस और नो? तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स मेरे बंद हैं, क्लोज्ड हैं। सो यानी कि इम्परमिएबिलिटी है फॉर सोडियम। पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, तो पोटेशियम चैनल्स यहां पे ओपन्ड है एंड बेटा ये बाहर जा रहे हैं, इसका इफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से -70 मिली वोल्ट यहां पे पोटेंशियल आपका है। गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे तो इस तरीके से होगा। तो मान लीजिए ये मेरा अंदर नेगेटिव है बिकॉज द लॉट्स ऑफ सोडियम, सॉरी लॉट ऑफ पोटेशियम इज मूविंग आउट, बाहर मेरा पॉजिटिव हो गया। बाहर तो ऑलरेडी सोडियम बहुत ज्यादा है, पोटेशियम और भेज दिया, तो अंदर मेरा -70 मिलीवोल्ट है। लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल जाता जाता है ये पोटेशियम, तो ये बेटा -70-90 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है, जिसको मैं कहूंगी हाइपर पोलराइज स्टेट। तो हाइपर पोलराइज स्टेट पोलराइज स्टेट्स के डिफरेंट कैसे है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टिमुलाई आ गया, इसका मतलब ये है कि अंदर अभी भी नेगेटिव ही है, अभी तक चार्ज का रिवर्सल नहीं हुआ। और आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में देखा है, जब तक दो चार्जेस के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब मैं एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, दो पॉइंट में जब पोटेंशियल का डिफरेंस होएगा तभी तो चार्जेस का मूवमेंट होएगा। चार्जेस का मूवमेंट होगा बच्चे तभी तो मेरा करंट दौड़ेगा, और जब मेरा करंट दौड़ेगा तभी तो मेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी तब जाकर के मेरा स्टिमुलस ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया होगा, तब वो आगे पास होगा न्यूरॉन से न्यूरॉन में। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन मुझे -90 मिलीवोल्ट रखना नहीं है, तो मुझे -70 को ऑब्टेन भी करना है, कैसे, वापस भी रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखती हूं कि ये -70 मिलीवोल्ट से ये माइनस मिलीवोल्ट गया, इस चीज को हम हाइपर पोलराइज स्टेट कहते हैं। बट अब मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ -70 millivolt is done by the sodium potassium pump। तो ये क्या करेंगे, 3 सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, क्योंकि सोडियम की परमेबिलिटी नहीं है, ये मत सोचो कि सोडियम चैनल से आ रहा है, ये आपके पंप प्रोटीन से आ रहा है जो एटीपी खर्च कर रहा है। और बेटा सॉरी इनफ्लक्स लिख दिया आउट, क्योंकि मुझे पोटेशियम अंदर लाना है, तो इसको हम बाहर भेजेंगे और 2 पोटेशियम का मैं इनफ्लक्स करूंगी, ठीक है, यानी कि इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तब मुझे -70 मिलीवोल्ट मिलेगा। तो इसी टाइम पे ये जो मेरा सोडियम पोटेशियम पंप है, तो मेरे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है ना, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी कोई स्टिमुलस नहीं है ना, अब स्टिमुलस आएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे किसी ने नोक चुबा दी, पेन चुबा दिया, दोस्त लोग करते ना छिड़कानी, कर दिया किसी ने भाई कुछ काम, अभी क्या हुआ, अभी आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंट लाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो मिनिमम पोटेंशियल होना चाहिए। सो जब वो मिनिमम पोटेंशियल आएगा, द एक्शन पोटेंशियल विल स्टार्ट जनरेटिंग। तो सेकंड मेरी होती है डीपोलराइज्ड स्टेट,
डीपोलराइज हुआ, तो पोलराइज से जब डीपोलराइज होगा तब बच्चे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। अब ये होता कैसे है, तो देखिए वेरी सिंपल। पहले मैंने यहां पे क्या बोला, मिनिमम -55 मिली वोल्ट टू -60 मिली वोल्ट का पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे चाहिए, इतना मेरे को स्टिमुलस चाहिए, तब जाकर के ये आगे हो सकेगा काम। चलिए आगे देखिए बेटा, इस टाइम पे सोडियम चैनल जब ये आ गया, अब आपके सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, चैनल प्रोटीन्स ओपन होंगे, नॉट पंप प्रोटीन्स। तो जब सोडियम चैनल के पंप ओपन और प्रोटीन्स ओपन हो गए, उस केस में बेटा सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा। तो अभी तक सोडियम अंदर नहीं आया था, सोडियम को हम बाहर भेज रहे थे, लेकिन अब सोडियम अंदर आएगा। तो सोडियम अब अंदर आने लगेगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ये पैसिव है भाई, ये चैनल प्रोटीन्स हैं। सोडियम का जब अंदर आएगा तो देखिए बेटा -70 मिलीवोल्ट से किसी समय ये अंदर 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 आते जाता है, ये जीरो भी पहुंचेगा, ये जीरो भी पहुंचेगा, ये +30 मिलीवोल्ट तक भी पहुंचेगा, और ये मैक्सिमम 45 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। ये 45 +45 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। तो क्या हुआ मेरी अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, अब मैं मान लो इसको दो पार्ट्स में बता रही हूँ, ठीक है। इस जगह पे किसी ने छुआ है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ कि यहाँ पे स्टिमुलस आया है, तो ये तो बेटा मेरा माइनस था इधर, अच्छा ये तो मेरी पोलराइज थी व्हेन देयर वाज नो स्टिमुलस, तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव था, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन कुछ पार्ट में स्टिमुलस आ गया, तो यहां पे बेटा क्या हुआ, आपका सोडियम अंदर आने लगा। अब जब सोडियम अंदर आने लगा तो ये अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, रिवर्सल ऑफ चार्जेस। अब एक बात बताओ, ये एक ही तो एक्सॉन है, ये एक ही तो एक्सॉन है, एक्सॉन में जहां पे पहुंचा वहां पे तो भैया पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव। अब क्या ये इधर ट्रैवल नहीं करेगा? अब सोचो कैसा होगा, अभी आपको पता है दिस विल मूव हियर नाउ। अभी ये पोलराइज्ड है और ये क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया भाई, ये 30 से लेकर के 45 मिलीवोल्ट तक है प्लस का, तो ये पॉजिटिव हो गया है, अभी अंदर पॉजिटिव हो गया है। कभी जीरो पहुंचा होगा, कुछ किताबें लिखती हैं कि जब जीरो आया उसको डीपोलराइज कहा, कुछ किताबें लिखती हैं जब आपके चार्जेस रिवर्सेबल हो गए दैट इज योर पोलराइज। बात एक ही है, जीरो हुआ तभी चार्जेस रिवर्स हुए। अब बेटा अंदर अगर मेरा यहाँ पे डीपोलराइज हो गया तो चार्जेस विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ये इधर मूव करेगा, तो ये पोलराइज्ड है, ये डीपोलराइज्ड है, ये इधर मूव करेगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा, ये वापस से रीपोलराइज हो जाएगा, फिर ये अगले वाले को मूव करेगा। तो होता क्या है, पोलराइज डीपोलराइज, डीपोलराइज विल कम हियर विद पोलराइज्ड, पोलराइज विल बिकम डीपोलराइज्ड। नाउ दिस हैज बिकम डीपोलराइज, इधर पोलराइज था, इट विल मूव इधर, ये इसको भी डीपोलराइज कर देगा। सो डीपोलराइज होता चला जाएगा आगे, और जो पहला वाला है वो नॉर्मल होता जाएगा। तो देखिए बेटा पूरी लंबी सी लाइन नॉर्मल थी, यहाँ पे चार बंदे खड़े हैं, मेरे को ही मान लो एक मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मैं एक ही एक्सॉन हूँ पूरी। अब मैं जब यहाँ खड़ी थी तो मस्त आराम कर रही थी, ठीक है। अभी आया मैं ऐसे जागी तो इधर आ गई, इधर मैं आराम करती, लेकिन अभी मैं जागी, फिर मैं इधर जागी, एकदम जागी, और ऐसा होता रहा। यहाँ पे मैं नॉर्मल होती गई, तो बेटा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एंड इट इज कंडक्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो पोलराइज डीपोलराइज, जो पोलराइज है वो डीपोलराइज होता जाएगा, ठीक है। तो -70 मिलीवोल्ट से ये आपका +30 टू +45 मिलीवोल्ट जाएगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूं जो आप लिखेंगे, ये चैनल ओपन हुआ, ये हुआ, यानी कि
चार्जेस का रिवर्सल हुआ और इसे कहते हैं डीपोलराइज स्टेट, एंड यहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका क्या होगा, इसने इसको तो कर दिया पागल, अब इसको तो नॉर्मल होना है ना, क्योंकि अब इसकी पागल होने की बारी है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब देखेंगे बेटा तीसरा मेरा स्टेप क्या होगा, द रीपोलराइज्ड, रीपोलराइजेशन या रीपोलराइज स्टेट। ना फर्स्ट सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। जो सोडियम बहुत खुश हो रहे थे कि हमको अंदर आने का मौका मिला, वो बहुत छोटी खुशी है, 0.1 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स रादर 1 मिली सेकेंड्स। तो 1 मिली सेकेंड आफ्टर जब वो ओपन हुए थे ये क्लोज हो चुके हैं। तो यानी कि सोडियम का इनफ्लक्स नहीं होगा। सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था, अंदर पॉजिटिव हो गया था, अब नहीं होगा। फिर से पॉजिटिव पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगेगा, क्योंकि पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। तो यानी कि जो डीपोलराइज था, लेट्स सपोज ये +45 था, ये फिर से 0 आया होगा, और बेटा फिर से ये -70, पहले ये आएगा -90। एक मिनट रुको, ये ओपन हुआ होगा, ठीक है, ओपन हुआ होगा तो पोटेशियम अंदर आ रहा है, सॉरी पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो बेटा ये वही कहानी, ये आपकी -90 पकड़ा होगा, हाइपर पोलराइज्ड, लेकिन इसको सोडियम पोटेशियम पंप जब ओपन होंगे तो -70 मिलीवोल्ट आ जाएगा। दिस इज रीपोलराइज्ड। तो अब क्या हुआ, ये -70 था, अब ये अंदर प्लस हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, ये डीपोलराइज हो गया था, ये बेटा फिर से -90 मिलीवोल्ट, उसके बाद ये नॉर्मल -70 मिलीवोल्ट में भी आएगा, बाहर पॉजिटिव, क्योंकि ये जाने लगा मेरा पोटेशियम फिर से बाहर। यहां पे नाउ दिस इज पोलराइज, ये नॉर्मल हो गया, एक मिनट, सॉरी बेटा दिस इज डीपोलराइज है ना, ये देख रहे थे हम, ये डीपोलराइज है, ये रीपोलराइज्ड हो गया, और जो इधर वाला होगा वो नॉर्मल हो जाएगा वापस से पोलराइज्ड। ये चीज चलती रहेगी, फिर ये रीपोलराइज होएगा, इसका आगे का पार्ट डीपोलराइज जाएगा, फिर इस तरीके से। दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एंड कंडक्टेड। ठीक है, चलिए आई होप बेटा आप सबको ये समझ में आया हो। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये तो मैंने समझ लिया एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, न्यूरॉन में कैसे दौड़ रहा है, लेकिन बेटा न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में डिस्टेंस भी तो है। मान लीजिए मैं न्यूरॉन को ऐसे बना रही हूँ, दिस इज दी मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचाना है। अगर बेटा ये चिपके हुए होंगे, अगर ये ऐसा होगा, तो ये तो इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता रहेगा, ये इंपल्स यहां पे चलती रहेगी,
और इन दोनों के बीच में जो साइनेप्स है जो जुड़ रहा है, ये इसको मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कह दूंगी। ना के बराबर डिस्टेंस है दोनों में, बहुत ही ज्यादा पास है, करंट दौड़ता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, मेरी करंट की कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। तो ये बेटा यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, लेकिन यहां पे अब कुछ केमिकल रिलीज होंगे। ये केमिकल यहां जाएंगे, फिर से यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, यहां पे केमिकल रिलीज। दिस हैपन इन केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये होता है। तो होता क्या है बेटा, इस डायग्राम को देखिए, ये जब यहां पे एक्सॉन आ रहा था, ये एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। तो यहां पे बेटा जब आपका करंट आया, जब आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई और ये यहां पे इन वेसिकल्स में पहुंची, ये वेसिकल बेटा इट मूव्स। इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन की सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले केमिकल्स। ये बेटा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, मूव टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, फिर यहां पे इस तरीके से फ्यूज हो गए और इसने बेटा ये रिलीज कर दिए केमिकल। ये दूसरा न्यूरॉन है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, इसमें रिसेप्टर्स है, ये देखिए, ये इन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। इस डायग्राम का एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, दिस इज द सिनैप्टिक वेसिकल्स, पहले वाला इज द प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाला, दिस इज द पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। बीच का जो डिस्टेंस है इसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, बीच में इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर द रिसेप्टर्स। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स रीड द एनसीईआरटी, देन बेटा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction of called synapses. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं थ्रू साइनेप्सेस। एक साइनेप्स बेटा फॉर्म होता है बाय द मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बना है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो पहले का है और जो अगला वाला है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। तो अगर यहाँ पे गैप है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, इट कुड बी देयर, it could be absent. There are two type of synapses. Synapses दो तरीके के हैं, electrical synapses and chemical synapses. Electrical synapses में the membrane of pre and post neurons are in very close proximity. बहुत पास है कि करंट दौड़ता रहता है इनके बीच। Electrical current can flow directly from one neuron to another neuron through these synapses. These are electrical synapse. अगला बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स काफी तेज होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक सिंगल न्यूरॉन में जैसा जा रहे, जैसे एक न्यूरॉन के एक्सॉन में है, ऐसा ही लगता है जैसे सब एक ही न्यूरॉन हो, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसा एक में जाता है ना, ऐसे ही सब में एक कंटिन्यूटी में जाता है। इंपल्स ट्रांसमिशन बेटा ये हमेशा फास्टर होगा देन केमिकल एंड इट इज वेरी रेयर इन आवर सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, नाउ केमिकल सिनैप्स। केमिकल सिनैप्स बेटा मेम्ब्रेन जो है उनके बीच में एक डिस्टेंस है जिसको फ्लूइड फिल्ड है, देयर इज अ फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड देयर, और उसको हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इस सिनैप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के पास कुछ वेसिकल्स हैं जिनमें ये केमिकल्स आपके फिल्ड हैं। जब इंपल्स आएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, ये बेटा इन वेसिकल्स की मूवमेंट कराएगा, ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और रिलीज करेगा इन केमिकल्स को इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूरॉन्स, दैट इज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। एंड जब फाइनली वहां पे चला गया तो अगले न्यूरॉन का रिसेप्टर उसको बाइंड करेगा, ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। फाइनली बेटा चैनल्स ओपन होंगे, आयंस की मूवमेंट होगी और यहां से न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। टर्म 2 एग्जाम के लिए यही टॉपिक हमको पढ़ना है। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव सेशंस, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइए। मैं देख रही हूं आप लोग कमेंट्स में आजकल नहीं बता रहे हैं,
प्लीज टेल मी आपको ये क्लास कैसी लगी, आप फीडबैक दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि जो लाइव सेशन आपको चाहिए वो किस तरीके के लाइव सेशन चाहिए। 12th की क्लास आपको कैसी करनी है, व्हेन डू यू वांट योर 12th क्लास टू बी स्टार्टेड, तो मैं 12th की चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगी और उसमें हम बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो डू टेल मी इन दी कमेंट्स अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो आप 12th के कौन से चैप्टर्स करना चाहते हैं, या अगर आप 11th के अभी एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज बेटा नीट के एग्जाम के लिए अगर आप अपडेट्स चाहते हैं सो डू टेल मी इन दी कमेंट्स, आई विल आंसर योर कमेंट्स। ओके, चलिए सो मिलते हैं बेटा आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर बताइएगा, एक छोटा सा टॉपिक में और लेकर आऊंगी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, बट डू टेल मी इफ यू वांट दिस। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सो बाय बाय एंड थैंक यू।